गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, जो आपका सेमेस्टर 4 है इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टफेस्ट जो पेपर है दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। उसका सिलेबस मेरे बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। हम जो अपना बैच स्टार्ट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, बट टुडे वी विल डिस्कस द सिलेबस डीपली। सिलेबस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टीचर आया और उसने आपको सिर्फ दिखा दिया कि बेटा ये सब चीजें हैं, वो नेट पे भी लिखी हुई हैं। आपको टीचर से ये समझना है कि उस सिलेबस में हम जो भी इस पूरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसके लिए कौन कौन सी आपको बुक चाहिए, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 का कितना बेसिक आइडिया, कितना बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, पेपर की टफनेस क्या होती है और इस पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है इन इकोनॉमिक्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप एमए या बीए पास करके जब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो वहां पर इकोनोमेट्रिक्स का कितना रोल है। चलिए खैर स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस मेरे बच्चों। तो जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसकी जो मीटिंग्स हैं उनकी कुछ कुछ बातें आपके सामने लिखी हुई हैं, बिल्कुल सिंपल। ये वो लोग हैं जिन्होंने मीटिंग्स जो है रखी होंगी या सिलेबस आपका डिफाइन किया होगा। हालांकि इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, हम सीधा मेरे बच्चों अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो सिलेबस अगर आप देखें, कुछ यूनिट्स हैं इसमें। जो सबसे पहली यूनिट्स है मेरे बच्चों दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है इसमें हम क्या करेंगे एक्चुअली, या इकोनोमेट्रिक्स में हम क्या करते हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो मेरे बच्चों जो इकोनोमेट्रिक्स होता है वो स्टैटिस्टिक्स का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। आपने स्टैटिस्टिक्स में कभी डिफाइन किया होगा या स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम किसी भी डाटा को एनालाइज करते हैं। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में हम किसी भी डाटा को एनालाइज नहीं करते हैं, हम डाटा को प्रिडिक्ट करते हैं या डाटा को हम फोरकास्ट करते हैं। तो जब हम किसी भी डाटा को प्रिडिक्ट या फोरकास्ट करेंगे तो हम कुछ वेरिएबल्स को लेकर उस डाटा में एक मॉडल परफॉर्म करेंगे। वो मॉडल इन जनरल इकोनोमेट्रिक्स में हम लीनियर मॉडल लेके चलते हैं। तो जितना भी स्टडी आप करेंगे टू डेवलप ए मॉडलिंग, मॉडल मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन सम वेरिएबल्स, उसमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक या कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, कुछ डिपेंडेंट होंगे कुछ इंडिपेंडेंट होंगे, मे बी 1 मे बी 2, वो बहुत आगे की बात है। स्टार्टिंग में हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं, एक या बहुत सारे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल सकते हैं। तो जो आपका सबसे पहला यूनिट है मेरे बच्चों, जो आपका सबसे पहला यूनिट है यूनिट 1 दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो रिग्रेशन मॉडल मतलब रिलेशनशिप आपको बनाना है कुछ वेरिएबल्स के बीच में, बट यहां पे हमारी अजम्पशन होती है कि हम वो जो मॉडल बनाते हैं वो लीनियर इन पैरामीटर्स और लीनियर इन वेरिएबल्स होता है। अब उसके अंदर कुछ बातें हैं जैसे OLS मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एस्टिमेटर्स। जो OLS लिखा है दैट इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन थ्योरी। वो कहता है कि जब आप लीनियर मॉडल बनाएंगे तो आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, कोई थ्योरीज होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो यहां पे जो वो थ्योरी है वो है OLS एस्टिमेशन की। अब आप OLS एस्टिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, OLS एस्टिमेशन क्या होता है और उन एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो आप इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चों। दूसरा है फिर मेजरमेंट ऑफ फिट, मींस जो आपने फिटिंग की है, जो मॉडल आपने फिट किया है वो कितना बेस्ट फिट है, ये आपको चेक करना पड़ता है। मतलब हो सकता है आप एक मॉडल फिट करें या कोई दूसरा बंदा एक मॉडल फिट करें, तो दोनों मॉडल सेम हो, सेम रिजल्ट दें, सेम प्रिडिक्शन करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर दोनों की वैल्यू डिफर आएगी तो हमें यह चेक करना होता है कि किसका मॉडल गुड फिट है या बेस्ट फिट है, वो हम यहां पर जो है डिस्कस करेंगे। फिर आगे होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपने सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 1 में कहीं पे भी आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली इकोनोमेट्रिक्स इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम वही जो पैरामीटर से के रिगार्डिंग जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है उनको टेस्ट करेंगे
कि लीनियर मॉडल या कोई भी मॉडल बनाते टाइम आपने जो हाइपोथेसिस सेट करी है अबाउट द पैरामीटर और अबाउट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं या जो बना रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो आपको इस टॉपिक में मेरे बच्चों पढ़ाया जाएगा। गुड, आगे चलते हैं। प्रिडिक्शन हम यहां पर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूजिंग इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर, जैसे ग्रेटल है, ईव्यूज है, आर है, स्टेटा है और एक्सेल है। कुछ सॉफ्टवेयर है, ये बहुत एज यूजुअल बहुत नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स हैं। ऑब्वियसली बात है, आप हाथ से कैलकुलेशन नहीं कर सकते अब, ना प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स का हम यूज करेंगे, वो हम आपको पढ़वाएंगे कि कैसे इन सॉफ्टवेयर्स का आपको अपने पेपर में यूज करना है। राइट, अब सेकंड यूनिट जो है वो बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे फर्स्ट यूनिट है, बस दोनों में एक लिटिल सा डिफरेंस है। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो सेकंड यूनिट है सेम काम करना है आपको, बट यहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो मॉडल जो बनेगा मॉडल लीनियर ही बनने वाला है। जो मॉडल बनेगा दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम, OLS मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ OLS एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मेजर ऑफ फिट, सब कुछ बिल्कुल सेम, एवरीथिंग। बस यूनिट 1 और यूनिट 2 में इतना डिफरेंस है कि यूनिट 1 में आप एक वेरिएबल पे रिग्रेस करेंगे, यूनिट 2 के अंदर एक वेरिएबल को आप मल्टीपल वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर रिग्रेस करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल है। यूनिट 3 है मेरे बच्चों फंक्शनल फॉर्म्स एंड क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मींस जैसे यूनिट 1 और यूनिट 2 में हम मान के चल रहे हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपस में लीनियर फॉर्मेट में अटैच है या वो आपस में डिपेंडेंट है इन ए लीनियर फैशन। लेकिन ये तो हमारी एक अजम्पशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो वेरिएबल्स या बहुत सारे वेरिएबल्स सिर्फ लीनियर फैशन में ही रिलेटेड हो, दे मे बी इन ए नॉन लीनियर फैशन। तो वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी या क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंसी में हम ये चेक करेंगे कि वो किस फॉर्मेट का फॉर्म अचीव कर रहे हैं दो वेरिएबल्स या मल्टीपल वेरिएबल्स, जिसमें नॉन लीनियर मॉडल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे ऑफ द वेरिएबल्स की। कई बार ऐसा होता है मेरे बच्चों कि जो हमारे मॉडल्स हैं, सपोज वो नॉन लीनियर है बट हमें लीनियर परफॉर्मेंस देना है, तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनमें हम उन वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करके नॉन लीनियर मॉडल्स को लीनियर मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जैसे डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल्स को हम मेरे बच्चों हम ऑक्सिलरी वेरिएबल्स भी कहते हैं। कई बार मॉडलिंग्स करते टाइम ऐसा होता है कि कुछ वेरिएबल्स मॉडल में होते नहीं हैं, आउटसाइड द मॉडल हम उनको एज्यूम करते हैं या इंट्रोड्यूस कराते हैं इन द मॉडल। उन वेरिएबल्स को हम डमी वेरिएबल्स कहते हैं। तो खाली यहां पे सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन डमी वेरिएबल्स का OLS एस्टिमेशन थ्योरी पर या OLS एस्टिमेटर्स पर क्या इंपैक्ट होगा या क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो भी हमें डिस्कस करना होगा। चलिए नाउ यूनिट नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, दिस इज वायलेशन ऑफ अजम्पशन। तो एक छोटा सा बात बता दूं, ऊपर जो 3 यूनिट आपने पढ़ी है, स्पेशली यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, जब हम उनको पढ़ाएंगे या लीनियर मॉडल परफॉर्म कराएंगे तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कुछ सर्टेन अजम्पशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम मान के चलेंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कुछ अजम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तब जो आपका OLS एस्टिमेटर्स होगा उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। बट ऐसा देखा जाता है कि अगर वो सर्टेन अजम्पशंस हम वायलेट कर दें, हम ये ना मान के चलें कि हमारा ये वेरिएबल इन अजम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो OLS की कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ाई होगी वो वायलेट हो जाएगी। तो इस यूनिट के अंदर हमें वही अजम्पशंस वायलेट करनी है और ये देखना है कि किस अजम्पशंस के वायलेशन से OLS एस्टिमेटर जो बन रहा है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वायलेट हो जाती है।
तो बेसिकली 3 अजम्पशंस हमारे पास होती है जिनको हम इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले हैं, अजम्पशंस वायलेट होनी है तो डिटेक्शन देखने वाले हैं, अजम्पशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं है। जैसे मल्टीकोलिनियरिटी एक अजम्पशन है। मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब है कि अगर आप बहुत सारे ऑक्सिलरी वेरिएबल्स लेके चल रहे हो, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हो, तो उनके बीच में कोई लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। दे आर नॉट लीनियरली रिलेटेड। अगर 2 एक्सप्लेनेटरी या 2 से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लीनियरली कोरिलेटेड होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि मॉडल के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट है। तो मल्टीकोलिनियरिटी की हम लोग बात करेंगे। दूसरा है हेट्रोसरास्टिसिटी। हेट्रोसरास्टिसिटी का मेरे बच्चों कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी पढ़ते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं y1, y2, y3, yn, वो एज ए रैंडम वेरिएबल ट्रीट होते हैं। अब उन रैंडम वेरिएबल्स का हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उन सबका वेरिएंस सेम होता है, जिसको कहते हैं होमोसडास्टिसिटी। और अगर उन वेरिएबल्स का जो वेरिएंस है अगर वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हम ये कहेंगे कि मॉडल के अंदर हेट्रोसडास्टिसिटी है। तो आगे चल के हम इस अजम्पशंस को भी वायलेट करके चलेंगे मेरे बच्चों। नेक्स्ट है सीरियल कोरिलेशन। सीरियल कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एरर्स होती हैं। अगर एरर्स के बीच में कोई कोरिलेशन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि हमारे जो मॉडल है उसके अंदर ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन प्रेजेंट है। तो हम ये तीनों अजम्पशंस मान के चलते हैं, जबकि ये तीनों अजम्पशन सेटिस्फाई हो किसी मॉडलिंग के अंदर कुछ डिफाइंड वेरिएबल्स के बीच में, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, पहली 2 यूनिट में ये सारी अजम्पशन मान के चलेंगे और जो 4th यूनिट है यहां पर उसको हम वायलेट करके दिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए पेपर एक्सट्रीम टफ है, ये एक्सट्रीम टफ। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। अच्छे से समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने पढ़ रखा है सर हमने और मेरा 10 CGPA है, 9 CGPA। CGPA से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे वो नीड है, या आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे वो क्लियर है या नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको स्टैटिस्टिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें ज्यादा चाहिएगा। ठीक है बेटा। अब लास्ट यूनिट में हमारा रहेगा स्पेसिफिकेशन बायस। स्पेसिफिकेशन बायस का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा कि जैसे मान लीजिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोज फॉर एग्जांपल कंजम्पशन, सपोज। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में आपने इतना पढ़ा होगा कि कंजम्पशन इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ इनकम। ऑब्वियसली बात है, इनकम का लेवल बढ़ेगा तो कंजम्पशन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम ओनली? शायद नहीं। मे बी consumption is the function of price inflation, maybe the function of repo rate, maybe the function of reverse repo rate, maybe the function of government expenditure। बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जो ये यूनिट है स्पेसिफिकेशन यूनिट, इसमें हम चीजों को स्पेसिफाई करते हैं। मतलब जो आपका मॉडल है उसमें कौन कौन से वेरिएबल होने चाहिए जो मेजर इंपैक्ट डालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और कौन कौन से वेरिएबल्स आपको नहीं लेने चाहिए। दूसरा, जब आप मॉडलिंग करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की एरर इंट्रोड्यूस होती है, उस एरर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि वो जो एरर होती है वो एज ए रैंडम वेरिएबल वर्क करती है। हमें यह भी देखना पड़ता है कि कौन से वेरिएबल्स, स्पेशली एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, मॉडल के अंदर प्रेजेंट हो ताकि उसकी फिटनेस अच्छी रहे, और कौन से प्रेजेंट नहीं होने चाहिए ताकि उसकी फिटनेस अच्छी रहे। तो मॉडल्स के अंदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना, ओमिट कराना भी हमारा काम होता है। तो बहुत सारे हैं इस यूनिट के अंदर। सिर्फ हम ये चीज जज करेंगे, एस्टिमेशन नहीं करेंगे, हाइपोथेसिस नहीं करेंगे, सिर्फ जज करेंगे कि मॉडल हमें स्पेसिफाई करना कैसे है मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल। ये जस्ट एक मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि हमें कैसे पढ़ना है इकोनोमेट्रिक्स की यूनिट को। अगर आप थोड़ा सा बात करें कि आपको कितना स्टैटिस्टिक्स चाहिए, आपको बिल्कुल भी ज्यादा पास्ट का स्टैटिस्टिक्स की आपको नीड नहीं है। आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है बेटा, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है। एक्सपेक्टेशन, स्पेशली कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, स्पेशली कंडीशनली एक्सपेक्टेशन। दूसरा आपको पता होना चाहिए वेरिएंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक रैंडम वेरिएबल पढ़ाया गया होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फुल फ्लैश जानकारी होनी चाहिए। अगर नॉर्मल के बारे में जानकारी नहीं है तो इकोनोमेट्रिक्स में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। बस आपको रैंडम वेरिएबल पता होना चाहिए क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, उसकी एक्सपेक्टेशन आप कैसे डिफाइन करते हैं कंडीशनली, वेरिएंस आप कैसे डिफाइन करते हैं कंडीशनली एज वेल एज अनकंडीशनली, एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यू मस्ट नो। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका सिंपल उन्होंने जो है टॉपिक वाइज बुक की जो रीडिंग्स है वो आपको दी है, सिंपल है। जो पहले सबसे आपका यूनिट नंबर 1 है दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसमें आपको गुजराती, दामोदर गुजराती की जो बुक है उसको रेफर करना है। उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आपको फुल फ्लैश मेरे बच्चों यूज करना है, पढ़ना है अच्छे से। सेकेंड यूनिट है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, अगेन गुजराती, चैप्टर नंबर 5। थर्ड है फंक्शनल फॉर्म एंड क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगेन गुजराती, चैप्टर नंबर 5, 6 एक्सक्लूडिंग 6.7। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एक अच्छी बात यह लगती है कि जब ये सिलेबस दिखाते हैं आपको या देते हैं वो बिल्कुल वेल डिफाइंड, प्री डिफाइंड होता है। आपको बिल्कुल मेंशन करके देते हैं कि कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है और कौन सा सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। राइट, चलिए नेक्स्ट है फिर वही यूनिट नंबर 4 वायलेशन ऑफ अजम्पशंस, अगेन चैप्टर 8 है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 9 है एक्सक्लूडिंग 9.5, चैप्टर नंबर 10 है एक्सक्लूडिंग सेक्शन 10.6 और अपेंडेक्स 10A, ये आपको देखना है। तो वायलेशन ऑफ, मैंने अजम्पशन आपको बताया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऊपर की जो 3 यूनिट है ये है, मान के चलेंगे कि सारी अजम्पशन हमारी सेटिस्फाई है। जो ये यूनिट है इसमें हम वायलेट करेंगे अजम्पशन को और देखेंगे कि कौन सी अजम्पशन वायलेट होने से ओएलएस के जो एस्टिमेटर्स हैं उन पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। राइट, फिर अगेन स्पेसिफिकेशन एनालिसिस में गुजराती का चैप्टर नंबर 7 मेरे बच्चों आपको पढ़ना है। और अगर आप सिलेबस को डीपली स्टडी करना चाहें तो आपको एग्जाम्पल, सजेस्टेड एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं। अब प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कराऊंगा आपको, ऑब्वियसली आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल्स चलेंगे, तो प्रैक्टिकल्स के रीडिंग कुछ दी हुई है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको कहां कहां से लेने हैं। बिल्कुल सिंपल है। यूनिट 1 अगेन गुजराती चैप्टर 2, 3 है और वर्ल्ड ड्रिंक्स है, ये यहां से आप ले सकते हैं, 2 ही बुक है। आपको रीडिंग मिलेंगे, आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल भी। पेपर बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मेन एक्चुअली जो रीडिंग है वो आपकी डीएन गुजराती है, दामोदरन गुजराती। ये बहुत वॉल्यूम में आती है गुजराती की बुक, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको यही एग्जैक्टली वॉल्यूम नहीं मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग सारे वॉल्यूम आपके सेम होते हैं। हम लोग क्योंकि हमारे पास सारे वॉल्यूम होते हैं तो हमें पता होता है। तो एक छोटा सा बात मेरे बच्चों मैं बता दूं, आप चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ें, आप कोचिंग करें या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे टीचर्स हैं उनसे पढ़ें, इकोनोमेट्रिक्स का इकलौता ऐसा पेपर है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को पहले नहीं पढ़ा है, सपोज फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में आपने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है, तो ये बहुत गलत बात है। आपको स्टैटिस्टिक्स वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं भी आता तो प्लीज रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कंडीशनली एज वेल एज अनकंडीशनली, वेरिएंस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी इकोनोमेट्रिक्स आप समझ पाएंगे। और ये पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एक अच्छे टीचर की नीड रहेगी। होप सो मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी लेक्चर नंबर 1 होगा आप लोगों के लिए। देखते हैं आपको मैं कैसा समझा पाता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय।